ईश्वर जी कोई प्रश्न करना चाहते हैं तो प्रश्न कर सकते हैं। नहीं गुरुजी, ये आप मिथुन लग्न में पढ़ाएंगे जी आज, ये पूछ रहा था जी। मिथुन लग्न हमने जो है 12 भाव तक कर खत्म कर दिए और मिथुन लग्न में हमने सूर्य का प्रभाव पढ़ाया। आज आप लोगों से बात ये हो रही थी, कुछ लोगों का ये था कि आप एक एक भाव को पढ़ाओ। जैसे मान लो 7वें घर को पढ़ाना है, 8वें घर को पढ़ाना है, चौथे घर को पढ़ाना है। तो इधर उधर के लिए अलग अलग लोगों की अलग अलग बातें उसमें आएगी। कोई जॉब के बारे में जानना चाहेगा, कोई शादी के बारे में जानना चाहेगा, कोई चौथे घर के बारे में जानना चाहेगा। तो इसके लिए हमने सोचा कि एक एक घर को क्यों न ले लिया जाए, एक एक घर को ले लिया जाए। हाँ, पहले मान लो लग्न पढ़ लिया जाए, फिर उसके बाद लग्न के बाद हम जो दूसरे घर को ले लिया जाए, धन भाव को पढ़ लिया जाए। धन भाव के बाद फिर हम तीसरे घर को क्या कहते हैं, पराक्रम देख लिया जाए। अब जब लग्न देखना है तो लग्न के साथ साथ लग्न के सामने वाले भाव को 7वें घर पे भी चर्चा हो जाएगी। जब हम पराक्रम भाव देखेंगे तो पराक्रम भाव से भाग्य भाव भी देख लिया जाएगा। जब क्योंकि 7वां पर सामने सामने का घर, जब हम धन भाव देखेंगे तो 8वां भाव भी समझ जाएंगे। तो आज हम चर्चा करना चाहते हैं लग्न की। लग्न क्या है? देखो लग्न क्या है। लग्न एक होता है कि लोग बोलते हैं कि शादी के लग्न कब होगी, विवाह के लग्न कब है, घर बनाने के लग्न क्या है। मुहूर्त प्रकरण में लोग लग्न देखते हैं। लेकिन जन्म कुंडली में जो लग्न होती है, लग्न की बात किया जाए तो पूर्वी क्षितिज पे जो भी राशि रहती है उस समय तात्कालीन वही लग्न होती है। पूर्वी क्षितिज अर्थात जहाँ से सूर्य निकलता हो तो स्थान से जिस समय जो राशि आती है वही लग्न कहलाती है। समझ रहे हैं ना? पूर्वी क्षितिज पहले। हाँ, जन्म कुंडली में लग्न, जो जन्म कुंडली की लग्न होती है तो उसको पहले भाव को लग्न कहते हैं। जन्म कुंडली के व्यक्ति के पूरे जीवन को जानने के लिए हमने 12 भागों में बांट दिया है। और तो राशियां जो है इन ग्रहों के जब चक्कर लगाती हैं, जब पृथ्वी घूमती है तो जिस ग्रह पे के सामने जो भाव आ जाता है उसी के हिसाब से हम 12 भावों का फल कर देते हैं। लेकिन पूर्वी क्षितिज पे जो राशि उदित होती है वही जन्म कुंडली की लग्न कहलाती है। जन्म कुंडली की लग्न क्या कहलाती है? अच्छा, पहली लग्न दिन में पहली लग्न जो है सूर्य जिस राशि पे होते हैं उसी के होते हैं। सूर्योदय के समय सूर्य जिस राशि पे होते हैं पहली लग्न वही होती है। पहली लग्न कौन होती है? सूर्य। हाँ, जिस राशि पे सूर्य होते हैं तो सूर्योदय के समय पहली लग्न। हम जब ज्योतिष में गणना करते हैं तो एक दिन में सूर्योदय से लेके दूसरे दिन के सूर्योदय तक के लिए एक दिन और रात्र को अहोरात्र कहते हैं। और उस जिसका दिन होता है उसी को हम रात्रि मानते हैं। लेकिन आंग्ल भाषा में रात्र 12 बजे के बाद मतलब 23:45 के बाद वो जो है दिन चेंज कर देते हैं, दिन बदल देते हैं उनका। जैसे मान लो आज शुक्रवार है तो रात में 12 बजे के बाद उनका शनिवार हो जाएगा। हमारे यहाँ है क्या
जो भारत की गणित है, भारत की ज्योतिष है, तो हमारा शुक्रवार दूसरे दिन सूर्योदय के बाद खत्म होगा और तब शनिवार होगा। हमारे यहाँ यह सूत्र ज्योतिषी सूत्र लगता है। तो अब उस समय ग्रहों की स्थिति क्या होती है? सूर्य लगभग देखो, एक लग्न लगभग 2 घंटे की होती है। एक लग्न अमूमन 2 घंटे की होती है। तो सूर्योदय के समय पहली लग्न सूर्य जिस राशि पे होते हैं वही होती है। जैसे मानो 15 तारीख को सूर्य जो है, जैसे हम मानते 14 जनवरी को सूर्य मकर राशि पे आते हैं। मकर राशि, धनु राशि छोड़ के मकर पे आते हैं। तो 14 जनवरी से 14 फरवरी तक वह मकर पे में रहते हैं। 14 फरवरी के बाद कभी रात या 15 फरवरी के सुबह वो जो है कुंभ में आ जाते हैं। और अभी जो है मीन के चल रहे हैं। हाँ, अभी जो है सूर्य की बात किया जाए तो सूर्य जो है मीन राशि पे आए हैं। कब आए हैं? 15 तारीख को सुबह। 15 तारीख को सुबह जब खले 15 तारीख को सुबह आए हैं। और कहते हैं सूर्य जो है एक एक अंश, जैसे आज जो है सूर्योदय मान लो 6 बजे हुआ, तो अगले दिन 6:01 पे होगा। मतलब एक एक अंश चलते चलते और 30 दिन में 30 अंश पूरा हो जाता है। एक राशि 30 अंश की होती है, तो 30 अंश पूरा हो जाता है, फिर वो अपनी अलग राशि पे चले जाते हैं। तो एक राशि कितने अंश की होती है? हम समझ गए 30 अंश। और बात किया जाए नक्षत्र की, तो एक राशि में 2.25 नक्षत्र होते हैं। चरण की बात किया जाए तो एक राशि में 9 चरण होते हैं। एक नक्षत्र के 4 चरण, दूसरे नक्षत्र के 4 चरण और तीसरे नक्षत्र का 1 चरण। तीसरे नक्षत्र का 1 चरण, अर्थात 9 चरण का एक राशि होती है 30 अंश पे। अब 30 अंश पे अगर 30 को हम 9 से भाग देते हैं तो कितने कितने मिनट आता है? कितने अंश आता है? 30 को 9 से भाग दें 360 कितने? 360 260 ऐसा 360 तब आता है क्योंकि 12 राशियां हैं, तो 12 तिहाई 36। हाँ, तो 30 इंटू 12 करते हैं 12 राशियों को, तब 360 आता। 360 हुआ तो 1 साल पूरा हो गया। अब इसको अगर हम 9 से भाग देते हैं 30 को, तो 9 दूनी 18, 9 त्रिक 27। और 3 आ गया। अगर हम तो 3.3 ही मान लो, ठीक है। ये एक उसका क्या कहते हैं, एक चरण का मान 3.3 हो गया। 4 चरण के यही मान लो तो 3.3 3.3 3.3। अब ये 3 दूनी 6, 3 त्रिका 9, 3 चौक 12 की 2 हासिल लागे ने 3 चौक 12 1 लगभग 13.2 का मान हो गया जी। हाँ, 13.2 के एक नक्षत्र जो है होता है जी। और अगर इसी को हम 9 चरणों तो दो नक्षत्र के कर देते तो 26.4 हो गया। समझ गए कि नहीं? 26.4 हो गया। और अब 30 अंश का होता है तो बच्चा हमारा कितना? 4.4 और तो अब ये 3.3 को
3.3 को अगर हम फिर यही में कर देते 3.3 एक चरण का, ठीक है, तो 4 3 7 और 6 3 9, 29.7। थोड़ा सा अंतर आया, वही टाइमिंग होता है जो नक्षत्रों का आगे पीछे हो जाता है, नक्षत्रों का आगे पीछे हो जाता है। तो एक एक राशि जो है, नक्षत्रों का एक चरण जो है आपका जो है 3.3, ठीक है, और पूरा नक्षत्र कितना होता है 13.2 का। समझ में आ रहा कि नहीं आप लोगों को? हाँ जी गुरुजी। संतोष जी समझ में आया? नहीं आया? जी जी। नहीं आया, ठीक है। गुरुजी 13 देखो डिग्री 20 अंश का होता है क्या? हाँ, देखो अब फिर से मैं समझाना चाहता हूँ वीडियो के माध्यम से, आप देखो। एक राशि कितने अंश की होती है? 30 अंश की। 30 अंश की 30 अंश की एक राशि होती है। राशियां कितनी होती है? 12। तो हम 12 इंटू 30 कर दिए, ठीक है, दिखाई दे रहा है सबको? जी जी। 300। अब देखो 30 दूनी 60 की जीरो, हासिल आगे 6, 30 से कम 30 और 6 36, 360 अंश। संतोष जी 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 गुरुजी। 360 अंश हो गया, ठीक है। अब ये 12 राशियों, अगर ये चक्र है, ठीक है, तो ये 360 अंश का जो है, अगर मान लो यहाँ पे एक राशि, दो राशि, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, अगर हम ऐसे करते हैं तो ये जो है टोटल इस गोलाई को यहाँ से यहाँ 360 का आधा कितना होता है? 180। हाँ 180। 180। 180। 180 12 घंटा का लगभग 180 चल जाता है। अब मान लो सूर्य अभी किस पे है, किस राशि पे? मीन मीन पे हैं जी राशि। गुरुजी। हाँ? मीन राशि पे हैं गुरुजी। मीन पे। अगर तो पहले सूर्योदय, अगर कल का सूर्योदय जो, अच्छा मान लो आज का ही मान लो, आज सुबह का ही मानते हैं हम, सुबह जो है, सुबह किसी का मान लो सूर्योदय में पहली राशि, जैसे समय सूर्योदय रहा होगा 12 नंबर की राशि मीन राशि थी, ठीक है, समझ गए कि नहीं? जी 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 गुरुजी। अच्छा मीन राशि कितने अंश की थी? तो 15 तारीख के सुबह सूर्य आए थे, तो कल कितनी तारीख थी? 16 तारीख थी। एक अंश के बाद के 2 अंश पे, ठीक है। हेलो जी, समझ रहे हैं ना? जी 2 अंश पे। ऐसे करते करते जब 30वां दिन होगा, 15 तारीख फिर आएगी, तो 30 अंश से पूरा करके सूर्य दूसरी राशि चेंज कर देंगे, ठीक है। तो अब तो समझ गए होंगे। सूर्य रोज एक चलता है। हाँ सूर्य रोज एक तरह से चलता है। नहीं कर रहे, बुध की तो हम बात ही नहीं कर रहे हैं। अभी बुध हम नहीं गुरुजी। सूर्य सूर्य की रोज बात। एक हाँ सूर्य देव रोज एक अंश चलते हैं, एक राशि। हाँ हाँ, सूर्य देव जो है एक राशि पे एक अंश चलते 30 दिन तक, ऐसे करते करते 30 अंश जब हो जाता तो राशि चेंज कर देते हैं, ठीक है। तो पूर्वी क्षितिज पे पहली राशि क्या होती है? अब 2 घंटे बाद ये 12 नंबर जो राशि है, जानते हो, 12 नंबर कहाँ आ जाएगी? यहाँ, ये यहाँ 12वें भाव में। और यहाँ कौन राशि आ जाएगी जी? मेष राशि। मेष। है
मेष। मेष राशि आ जाएगी। तो अगर सूर्य 12वें भाव में है तो हम समझ जाते हैं कि सूर्योदय से अब ये देखना पड़ेगा कितने अंश पे हैं, तो उसी प्रकार से हम गणना कर लेते हैं कि सूर्योदय से लमसम 2 घंटे के अंतर की क्या कहते हैं ये है। मान लो 6 बजे सूर्योदय होता है तो 8 बजे के लगभग सूर्य कहाँ आ जाएंगे, यहाँ, और फिर 2 घंटे बाद ये 12 नंबर की राशि यहाँ पहुंच जाएगी। दिखाई दे रहा है सबको? जी गुरुजी। ये गुरुजी तो दिखाई यहाँ दे रहा है। यहाँ क्या हो जाएगा, वृषभ राशि। हाँ, वृषभ राशि। वृषभ राशि। हाँ, तो अब फिर 2 घंटे बाद क्या हो जाएगी, यहाँ 3 नंबर मिथुन का, और राशि। तो ये जो है क्या हो जाएगा, 12 नंबर यहाँ आ जाएगा। ठीक है, जी मिथुन राशि। समझ 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 रहे हैं कि नहीं आप? जी हाँ, हाँ, जी समझ गए। मतलब ये जो लग्न से पहले जो है सूर्योदय के समय ये 12 नंबर लग्न में रहेगा, फिर सूर्योदय के 2 घंटे बाद ये द्वादश भाव में आ जाएगा, फिर उसके 2 घंटे यानी 4 घंटे बाद, सूर्योदय से 4 घंटे बाद वो कहाँ आ जाएगा, एकादश भाव में, 6 घंटे बाद आ जाएगा दशम भाव में। ठीक है, रुको एक कुंडली बनाता हूँ, दशम भाव में। देखो ये मान लो सूर्योदय के समय 12 नंबर यहाँ रहा, ठीक है, 2 घंटे बाद यहाँ क्या हो जाएगा, 1 बज जाएगा, और ये 12 नंबर यहाँ आ जाएगा। ठीक है, समझ रहे हैं? गुरुजी। फिर 2 घंटे बाद 12 नंबर यहाँ आ जाएगा, फिर 2 घंटे बाद ये 12 नंबर यहाँ आ जाएगा, और 2 घंटे बाद 12 नंबर। अब यहाँ जब 2 घंटे बाद आएगा तो यहाँ 1 हो जाएगा, यहाँ 2 हो जाएगा, यहाँ 3 हो जाएगा, यहाँ 4, यहाँ 5, यहाँ 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। ठीक है, समझ गए? अब जब 2 घंटे बाद यहाँ सूर्य आ जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 यहाँ आ गया। अब मान लो यहाँ आ गए, यहाँ आ गए 12, तो यहाँ हो जाएगा 1, 2, यहाँ 3 हो जाएगा, यहाँ 4 होगा, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। तो सूर्य की स्थिति से भी हम लग्न समझ सकते हैं। ठीक है, अभी हम बात कर रहे थे नक्षत्रों का, कि एक राशि पे नक्षत्र कितने होते हैं। एक राशि पे नक्षत्र के 9 चरण होते हैं। एक नक्षत्र में 9 चरण, एक राशि में 9 चरण बराबर एक राशि। ठीक है, सबको समझ में आ रहा है? जी गुरुजी। 9 चरण बराबर एक राशि। तो एक नक्षत्र में कितने चरण, एक नक्षत्र में कितने चरण होते हैं, 9 सर। 4 चरण। 4 चरण। तो अब ये जब 9 एक राशि होती तो ये कितने अंश के होते, 30 अंश। ठीक है, ठीक है, तो एक नक्षत्र में 4 चरण और दूसरे नक्षत्र का 4 चरण का 4 चरण। ठीक है, चरण 8 चरण हो गए, और तीसरे नक्षत्र का 1 चरण।
एक चरण बराबर 9 चरण हो गया। ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं आप लोगों को? जी गुरुजी। अब टोटल कितने हुए? 9 चरण हुए। तो हमने देखा एक नक्षत्र के 4 लिया है। मान लो अश्विनी है तो अश्विनी के 4, भरणी के 4 और कृतिका का 1। अब इनका मान कैसे हम मानेंगे एक नक्षत्र का? तो हमने 30 अंश में एक राशि मान लिया। अब ये टोटल 30 अंश में है, लेकिन एक नक्षत्र कितने का होगा? एक नक्षत्र कितने का होगा ये हमें जानना है। ठीक है, ये हमें जानना है। चरण, हाँ, एक चरण। हाँ, एक चरण जानना। तो अब हम कैसे जानेंगे कि एक चरण कितने का हुआ? अब हम 3.3 30 होगा। में 9 से भाग दे देते हैं। देखो 30 में, चूंकि 9 चरण का है, 30 में हमने 9 का भाग दिया तो 9 त्रिक 27 आया। समझ में आ रहा है? 9 त्रिक 27 और 3 यहाँ शेष आ गया। तो यहाँ पॉइंट दे के 0 करेंगे, फिर 3 आएगा तो हमने 3 को उठा दिया, तो 3.3 मान लिया। ठीक है, समझ में आया कि नहीं? आ गया गुरुजी। अब हमने किया क्या? तो हमें एक नक्षत्र का मान आ गया। ठीक है, 9 चरण में एक चरण का मान आ गया। अब हुआ क्या कि ये 4 चरण है तो 3.3, 3.3, 3.3 और 3.3, 2 4। देखो तो 3 चौक 12, 12 के 2 हो गए। 13-20। रुको आराम से, कोई जल्दीबाजी नहीं। देखो हमने किया क्या? 3.3, 3.3, 3.3 और 3.3, ये 1 2 3 4 हमने 4 ले लिया। हाँ, अब एक चरण हमारा इतने का हुआ तो 4 चरण कितना हुआ? 3 दूनी 6, 3 त्रिका 9, 3 चौक 12 की 2 हासिल 1। हाँ, और 3 चौक 12 1 13, 13.2 का ये एक नक्षत्र हमारा हो गया। इतने अंश का हमारा एक नक्षत्र हो गया, लमसम 13 अंश का, सीधा सीधा। ठीक है, एक नक्षत्र कितना हुआ? 13 अंश का जी। अब इसी को हमने मान लो 2 नक्षत्र कर दिया तो 13.2, 13.2 कितना हो? 26.2 और 3.3 कर दिया। ठीक है, ये एक 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 चरण का मान कितना? 3.3 हो गया। और ये 13 13, अब इसको 4 3 7 हो गया और 3 दूनी 6 1 9 और 2, करीब ये 29.7। ठीक है, जी गुरुजी। हाँ, लेकिन ये क्योंकि हमारा पूरा ये 3.3 में पूरा कटा नहीं था। अगर ये पूरा कट जाएगा तो लगभग 30 है, ये 30 अंश की एक राशि बन जाएगी। ठीक है, 27 से हमारा पूरा 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 नहीं कट रहा था ना। 13-20। समझ आए कि नहीं आप? हाँ जी। हाँ, तो ये लगभग 30 अंश की एक पड़ जाएगी। तो अब हमने लग्न को समझ लिया कि लग्न कैसे बनती है, और हमने ये समझ लिया। अब होता क्या कि अलग अलग जगह सूर्योदय के अलग अलग टाइम होती है। मान लो कोई दिल्ली में सूर्योदय का अलग टाइम है, और आपके जो है वहाँ क्या कहते हैं बनारस के अलग है, महाराष्ट्र के अलग है। तो आप या तो वहां का पंचांग ले लो, वहां के सूर्योदय के हिसाब से वहां के लग्न होगी जहां बालक का जन्म है, या तो फिर देशांतर और वेलांतर, देशांतर और वेलांतर होता है, उसको प्लस माइनस कर दिया जाता है।
जिस दिन हमारा फलित ज्योतिष का क्लास चालू हुआ था तो हमने लग्न बनाना बता दिए थे, लग्न बनाना बता दिए थे। अगर आप लोग कहेंगे तो किसी दिन हम बीच में लग्न बनाना भी आपको बता देंगे, ठीक है। लग्न बनाना भी बता देंगे, कैसे लग्न बनाते हैं, उसमें थोड़ा भयात इत्यादि। तो अब पहला जो है लग्न, तो हमने जान लिया कि जन्म कुंडली में 12 राशियां होती हैं। कितनी राशि है? 12। 12 राशि। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12। अब ये लग्न में होता क्या कि 2-2 घंटा जैसे बदलता जाता है तो ये लग्न भी बदल जाती है, और उस पे जो ग्रहों का प्रभाव होता है, तो जन्म कुंडली के भाव भी जो है 12 है, और अगर ग्रहों की बात करें तो 9 ग्रह हैं। तो उनका असर किसके व्यक्तित्व पे किसका कितना पड़ता है, किसके किसके व्यक्तित्व पे कितना पड़ता है, ये हम जानते हैं। जिस ग्रह का संबंध लग्न से बन जाता है, लग्न, अगर लग्न की बात करें तो हमें सबसे पहले पता लग्न किसको कहते हैं कि जन्म के समय, बालक का जिस समय जन्म कुंडली में लग्न किसे कहते हैं, तो बालक के जन्म के समय जो राशि पूर्वी क्षितिज पे रहती है वही लग्न कहलाती है। जो राशि पूर्वी क्षितिज पे उगती है वही लग्न कहलाती है। ये हमें पता हो गया। लग्न, क्योंकि 12 राशियां हैं तो 12 ही लग्न होंगे। तो अब किसी जातक के बारे में कुछ बोलने से पहले लग्न कितने अंश पे है, और जो लग्न बनी राशि, उसका जो स्वामी होता है वह लग्नेश कहलाता है। जो लग्न बनी उसका स्वामी क्या कहलाता? लग्नेश। लग्न धन ईश बराबर लग्नेश। तो उसके हिसाब अब कितने अंश पे, अगर कहीं लग्नेश 6 8 12 में हो जाए तो व्यक्ति का 6 8 12 मतलब त्रिक भाव में, तो जातक के जो है पूरी जिंदगी स्वास्थ्य, मान सम्मान, प्रतिष्ठा सब में दिक्कतें आती है। लग्नेश अगर कमजोर हो गया और या लग्न कमजोर हो गई तो व्यक्ति के व्यक्तित्व ही कमजोर हो गई। लग्न की बात करते हैं तो पूरे जन्म कुंडली में लग्न और लग्नेश आधे जन्म कुंडली पे प्रभाव देते हैं। पूरी जन्म कुंडली में आधा हिस्सा लग्न और लग्नेश का ही प्रभाव होता है। आधी जन्म कुंडली में और भी ग्रह अपना प्रभाव देते हैं। लग्नेश अगर मजबूत हुए तो व्यक्ति की उम्र, स्वास्थ्य, मान मर्यादा, व्यक्तित्व, ये सब चीजें ऊंचा रहता है। लग्न का स्वामी लग्नेश कहलाता है। लग्नेश जाके 6 8 12 भाव में बैठ जाए तो यह अवयोग कहलाता है। लग्नेश जाके पराक्रम भाव में बैठ जाए अर्थात तीसरे घर में बैठ जाए तो ऐसे जातक को मेहनत पराक्रम ज्यादा करना पड़ता है। लग्नेश केंद्र में हो, लग्नेश केंद्र में हो, कौन कौन भाव? पहले भाव लग्न में ही, चौथे भाव, 7वें भाव, 10वें भाव, अथवा त्रिकोण भाव में, पंचम भाव या 9वें भाव में लग्नेश केंद्र अथवा त्रिकोण में होते हैं तो यह शुभ माना जाता है। लग्नेश राहु केतु से युत हो जाए या दृष्ट हो जाए तब भी फल में थोड़ा कमी या एकदम से वृद्धि संभव है। अर्थात लग्नेश का व्यक्तित्व वहां बिगड़ जाता राहु केतु से भी। तो लग्न की हमने बात किया। लग्न से विचार किस किस भाव को किया जाता है? जन्म कुंडली में लग्न से विचार किस किस चीज से किया जाता है?
मालूम है आप लोगों को लग्न से विचार किस किस चीज की किया जाता है? शरीर का रंग, लंबाई, पद मतलब। व्यक्तित्व का, उसके रूप का जी जी, उसके रूप का जी, हाँ, रूप रंग का गुरु जी। लग्नेश से विचार किया जाता है। लग्नेश के अगर काल पुरुष से कुंडली पहले घर को माना जाए तो उसमें मस्तिष्क, लग्न से विचार किया जाए जातक का रूप रंग, जातक का रूप रंग, रोग प्रतिरोधक क्षमताएं, आयु, आयु, क्योंकि अगर 6, 8, 12 में चला गया लग्नेश तो और भी चीजें दिक्कतें आती हैं। उसका व्यक्तित्व कैसा होगा, उसका रूप रंग कैसे होगा, किस प्रकृति का होगा, स्वभाव क्या होगा, उस जातक का स्वभाव क्या होगा, इन सब प्रकृति क्या हो, आयु क्या होगी, आत्मा कैसे रहेगा, उसके अंदर आत्मविश्वास कैसे रहेगा, उसका समाज में सम्मान कैसे होगा, उसकी प्रसिद्धि, उसका पद, प्रतिष्ठा, तेज, यश, इन चीजों को लग्न या लग्नेश से जानते हैं। लग्न 7वें भाव से सामने होने से उससे जाया भाव, पत्नी भाव या पति भाव अर्थात विवाहित संबंध इत्यादि का भी विचार लग्न या लग्नेश से होता है। लग्न की बात किया जाए तो लग्न से ही जातक का व्यक्तित्व होता है। और सब लोगों को, क्योंकि इसमें जितने हैं हमारे ग्रुप में जुड़े हैं, नए एकाध हो तो नहीं हम बता सकते, नहीं सब लोग पंडित हैं, प्रायः सब जन्म कुंडली बनाते हैं, जन्म कुंडली का फलादेश करते हैं और सबको पता है लग्न कैसे बनती है, लग्न में कौन ग्रह होते हैं। क्योंकि अभी हमने 2 राशियों को, 2 लग्नों को पढ़ा दिया, मेष वृष और तीसरी मिथुन पे हमारी मिथुन पे हमारी चर्चा हो रही है। तो 3 लग्नों पे, जन्म कुंडली के सारे भावों पे प्रायः सबकी चर्चा हो चुकी है, तो ज्यादा इसमें हमें बताने की जरूरत नहीं है, ज्यादा इसमें बताने की जरूरत नहीं, आप लोग सब जानते हैं, आप लोग सभी जानते हैं, इसमें ज्यादा कुछ इधर उधर की जरूरत नहीं है, सबको पता है क्या क्या लग्न है, क्या लग्नेश है। अगर देखो जन्म कुंडली का, ऐसे एक जन्म कुंडली बनी होती है, सबने देख लिया होगा जन्म कुंडली कैसे बनी होती है। ऐसे अगर यहाँ 1 नंबर की गिनती लिखी है, 1 नंबर गिनती लिखी है, तो यह मेष राशि हो गई। ये कौन राशि हो गई? मेष राशि हो गई। कब? जब 1 नंबर की गिनती लिखी है तो कौन सी राशि हो जाएगी? मेष। और इसके स्वामी कौन हो जाएंगे? मंगल। मंगल। 1 नंबर की राशि लिखी है तो मेष राशि हो जाएगी, स्वामी मंगल हो। 2 नंबर को हो गई तो वृष राशि, क्योंकि इस लग्न में नहीं लिखा रहेगा कि कौन राशि है, इसमें सिर्फ नंबर्स लिखे होते हैं, अंक लिखा होगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ये नंबर लिखे होंगे, और इधर से आगे से बढ़ता जाएगा, इधर से कम होता जाएगा। तो वृष, हाँ वृष है तो इसके स्वामी शुक्र देव जी हैं। ठीक है, तो जो कंप्यूटर बैठता है उसको दे दो, मैं आ रहा हूँ अभी लेकर। ठीक है, हाँ हाँ है, आ गया। ठीक है, अरे सुन बोला 3 नंबर लिखा है
मिथुन। ठीक है, अब स्वामी कौन हो जाएंगे? बुध। बुध। 4 नंबर लिखा है तो ये कर्क है। इसके स्वामी कौन हो जाएंगे? चंद्र। चंद्रदेव, चंद्रमा। ठीक है, इसके स्वामी हो जाएंगे चंद्रमा। पांच नंबर अगर यहाँ लिखा है तो ये सिंह राशि हो जाएगी। स्वामी हो जाते हैं सूर्य देव। आदित्य। हाँ, आदित्य, भास्कर, भुवनपति, हाँ, आँख, सूर्य के जो भी नाम है आप उनको। 6 नंबर तो ये कन्या राशि होती है, कन्या, और इसके स्वामी कौन हो जाते हैं? बुध देव। ठीक है, अगर वहीं पे 7 लिखा है तो 7 लिखा है तो ये हो जाएगी राशि हमारी तुला, और स्वामी शुक्र देव। 8 लिखा है तो वृश्चिक, वृश्चिक, और इसके स्वामी हो जाएंगे मंगल देव। 9 नंबर हो जाएगा धनु। तो कौन सी राशि बनेगी? धनु राशि और गुरुदेव स्वामी गुरु या बृहस्पति। ठीक है, स्वामी गुरु या बृहस्पति हो जाएंगे। अगर यहीं पे 10 नंबर लिखा है मकर तो राशि। ये मकर राशि होगी। स्वामी शनिदेव। स्वामी हो गए शनिदेव। ठीक है, 11 कुंभ, शनिदेव। स्वामी शनिदेव जी हो गए। और अगर यहीं पे 12 लिखा है तो या मीन, स्वामी गुरुदेव या बृहस्पति। ठीक, अब हमने देखा 1 नंबर और 8 नंबर, 1 नंबर और 8 नंबर के स्वामी कौन है? मंगल। अगर इस कुंडली में 1 नंबर या 8 नंबर लिखा है तो ये मंगल के अंदर में आ जाएगी। हाँ, स्वभाव अलग है। 1 नंबर राशि क्या किस तत्व की होगी? अग्नि तत्व। 8 नंबर किस तत्व की हो जाएगी? जल तत्व। लेकिन इसके अलावा इसके स्वामी कौन होंगे? मंगल देव। अगर यहीं पे 2 और 7 हो गया तो स्वामी कौन हो जाते हैं? शुक्र देव। ठीक है, अब हमने देखा मंगल को, इसमें पूरी कुंडली में मंगल 2 घरों के मालिक हो गए, शुक्र देव 2 घरों के मालिक हो गए। अगर 3 और 6 हो गए तो स्वामी कौन हो गए? बुध देव। ठीक है, और 4 नंबर तो 4 नंबर के कौन है? चंद्रदेव अकेले ही है। 5 नंबर तो सूर्यदेव अकेले। सूर्यदेव। ठीक है, सूर्य और इनको एक ही राशि मिली। यहीं पे 9 नंबर और 12 नंबर गुरु को कौन कौन राशियां मिली? गुरु, धनु। ठीक है, और 10 और 11 किसको मिल गई? शनि को। शनि को। ठीक है, तो इस कुंडली में यहाँ जो भी अंक लिखे होंगे, जो भी अंक लिखे होंगे उनके स्वामी को हम समझ गए। वो जो स्वामी होंगे वो लग्नेश कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं?
लग्नेश लग्न धन ईश बराबर लग्नेश। अगर वो दूसरे घर के जो गिनती बनी उसका स्वामी जो है तो द्वितीयेश कह सकते हैं उनको, या इसको हम धन भाव कहते तो धनेश भी कह सकते हैं। दिनेश तृतीय भाव को हम तृतीयेश भी कह सकते हैं इसके स्वामी को, या पराक्रम भाव से कहते हैं, हम उसको पराक्रमेश भी कहते हैं। ठीक है। चतुर्थ भाव के जो स्वामी होंगे, जो भी गिनती होगी, उसके हम चतुर्थेश भी कह सकते हैं या सुखेश भी कह सकते हैं। ठीक है, सुख भाव है। पंचम ज्ञान और संतान भाव है तो पंचमेश भी कह सकते हैं, ज्ञानेश भी कह सकते हैं, संतानेश भी कह सकते हैं। यहाँ जो गिनती होती है छठा भाव कहलाता है तो इसको हम खष्टमेश कहते हैं, या ऋण रोग शत्रु भाव के स्वामी। ठीक है। सातवां भाव जो होता है यहाँ सप्तमेश या जाया भाव के स्वामी, जाये सप्तमेश। अष्टम भाव के स्वामी तो अष्टमेश। अष्टम घर के स्वामी अष्टम धनीश बराबर अष्टमेश। यहाँ यह मृत्यु का घर है तो मृत्युष भी कह सकते हैं। यहाँ धर्म की बात करते हैं, हम धर्मेश कह सकते हैं, और यह भाग्य भाव होता तो भाग्येश भी कह सकते हैं, या नवम भाव कहता है तो नवमेश भी इसको कहते हैं। दसम भाव कर्मेश, कर्म भाव कहते हैं इसको, तो हम कर्मेश कह सकते हैं या दशमेश कह सकते हैं। 11 भाव के स्वामी द्वादश ओ एकादशेश या आय भाव आयेश कह सकते हैं। व्यय भाव है स्वामी को व्यय, या इसको हम कहेंगे क्या द्वादश। तो संभवतः समझ गए। अब ये लग्न है तो जो अब इस लग्न का मान लो यहाँ 1 नंबर ही राशि बनी है, इसके स्वामी मंगल हुए, इसके स्वामी मंगल है। अब इस पे मंगल का प्रभाव है, लेकिन मंगल कितने अंक पे, ये राशि हमारी कितने अंक पे है, कितने अंक पे है। अगर ये बीच की है, आधे से थोड़ा ज्यादा है, तो अश्विनी नक्षत्र पड़ता है, और अश्विनी नक्षत्र के बाद भरणी पड़ता, तो भरणी के स्वामी कौन हो, अश्विनी नक्षत्र के स्वामी अश्विनी कुमार, और भरणी नक्षत्र के स्वामी कौन होते हैं, यम। हाँ, तो वहां यम का गुण होगा। राशि स्वामी तो मंगल ही है, क्रोध होगा ही, लेकिन अगर थोड़ा एक, अब आधी राशि कितने की होती है, अभी हम लोगों ने देखा था कि एक नक्षत्र 13 अंश के, हाँ, एक नक्षत्र 13 अंश के, तो अगर 26 अंश के लमसम लग्न है, या 26 से ज्यादा है, 27 पे है, तो हमने समझ गया कि अश्विनी के बाद, अश्विनी का स्वभाव क्या होता है, अश्विनी वैद्य थे, देवताओं के वैद्य थे अश्विनी, और उसके बाद यमदेव का थोड़ा क्रूर स्वभाव, थोड़ा स्वभाव में थोड़ा परिवर्तन हो जाएगा, और आगे चले जाएंगे, और मंगल क्रोध वाला ग्रह ही है। फिर कृतिका, कृतिका आ गया मान लो, तो कृतिका पे अब यम और अश्विनी का प्रभाव थोड़ा कम हो जाएगा, लेकिन उसमें थोड़ा सूर्य का प्रभाव आ जाएगा और मंगल का प्रभाव रहेगा। अब लग्न में कितने अंश पे है, अगर 0 से 6 अंश है तो अर्थात बाल्यावस्था में लग्न है। प्रभाव, अब स्वभाव क्या होता है जातक का, जैसे मान लो आप हो, आप अपनी जवानी में बड़े ही फुर्ती वाले, बड़े ही सुलझे हुए व्यक्ति कहे जाते हैं, लेकिन लड़कपन में हो सकता है आपका स्वभाव कुछ चंचल रहा हो। कोई बच्चे होते हैं क्या लड़कपन में थोड़ा बहुत तेज होते हैं, और बाद में जाके बड़े सीधे हो जाते हैं। कई बच्चे ऐसे होते हैं जो और क्या कहते हैं, बाद में बड़े चंचल होते हैं और लड़कपन में बड़े सीधे रहते हैं। तो वही स्वभाव है लग्न का, जितने अंश पे है। मतलब अगर जो बालक का स्वभाव है, लग्न कम अंशों पे है, अब कोई दूसरा ग्रह बढ़ गया तो वो कम फल देगी। लग्न ज्यादा है, अब 12 से 18 वाले अंश पे अगर लग्न होगी तो संपूर्ण फल देती, क्योंकि आधे का लमसम होती। अब जब, लेकिन वही 24 से 30 अंश के बीच में है लग्न,
तो थोड़ा कम फल देगा। तो इससे भी हम ग्रह उसी हिसाब से यहाँ बैठने वाले ग्रह का भी फल कहते हैं, या इसके मालिक, इस लग्न के मालिक, इस भाव के मालिक कहाँ बैठे हैं, वो जाके अगर छठे घर में, आठवें घर में या 12वें घर में बैठ गए तो ऐसे जातक के स्वास्थ्य में दिक्कत आएगी, मान प्रतिष्ठा में दिक्कत आएगी, ठीक है, उसके व्यक्तित्व में भी दिक्कत आएगी, उसके मान सम्मान में दिक्कत आएगी, उसकी मानसिक, अब ये मन भाव का स्वामी हुआ, मन भाव का स्वामी ऋण रोग शत्रु में बस गया, मृत्यु के घर में बस गया, या 12वें देव भाव में बस गया, दिक्कतें होगी। वो जाके पराक्रम में बस गया तो ऐसे जातक को बहुत ज्यादा मेहनत करना पड़ेगा। ये सब स्वभाव होता है। लग्नों के हिसाब से हम समझ जाते हैं, जो लग्न है उसी के हिसाब से छठे भाव में, 5वें भाव में, चौथे भाव में गिनती आएगी, तो उसका सुख भी उसी हिसाब से पड़ेगा। मान लो हम समझ जाते हैं कि फला लग्न का है तो जातक को ये रोग हो सकता है। हमने एक दिन आप लोगों को सिखाया था कि किस लग्न में किस रोग की संभावना ज्यादा बढ़ जाती है। लेकिन अब उसी हिसाब में मान लो लग्न में ग्रह बदल गए तो ग्रह का भी फल होगा। किसी भाव की अगर हम गणना करते हैं, किसी भाव की गणना करते हैं तो हम पहले उस भाव को देखते हैं, भाव में जो गिनती बनी है उसके स्वामी की स्थिति देखते हैं, इसमें बैठने वाले ग्रह की स्थिति देखते हैं, और उसके बाद भाव से भाव का भी सिद्धांत लागू होता है। मतलब पहले घर की बात करते तो पहले से पहला, 8वें भाव के विचार करते तो 8वें से 8वां। तो इन सब चीज के विचार करने के बाद हम फलित पे पहुंचते हैं, फल बोलते हैं। तो आज हम सिर्फ लग्न पढ़ रहे हैं, लग्न माने व्यक्तित्व तो पढ़ रहे हैं। अब कल हम पढ़ेंगे, इसमें 1 नंबर की राशि है, स्वामी मंगल हैं, तो क्या फल देंगे। इसमें अगर सूर्य बैठ जाए तो क्या होगा, चंद्र बैठ जाएंगे, मान लो 1 नंबर राशि है, सूर्य बैठ गए तो क्या फल देंगे, चंद्रमा बैठ गए तो क्या देंगे, मंगल ही बैठ गए तो क्या फल देंगे, कितने अंश पे बैठेंगे तो क्या फल देंगे, बुध बैठ गए तो क्या फल देंगे, बृहस्पति बैठ गए तो क्या फल देंगे, शुक्र बैठ गए तो क्या फल देंगे, शनि बैठ गए क्या फल देंगे, राहु केतु आ गए तो क्या फल देंगे। इसको हम विस्तृत में पढ़ेंगे। तो संभवतः सबको होगा। किसी का कोई प्रश्न हो तो आज प्रश्न कर लो, 9 बज गए, क्योंकि अभी ड्यूटी में हूं ना, तो कई लोग हमसे कुछ अपेक्षा होती काम की, तो हम बड़े मुश्किल से थोड़ा एक समय निकाल पा रहे हैं। तो किसी का कोई प्रश्न तो एक प्रश्न ले लेते हैं। बोलो वासुदेव, आ जाओ। गोलू जी प्रश्न करें। गुरुजी, राहु केतु किसी भी राशि के स्वामी नहीं होते क्या? राहु केतु किस राशि के स्वामी? देखो राहु केतु का स्वभाव क्या है। राहु केतु एक छाया ग्रह है, उनको जिस राशि में बैठते हैं उसी राशि का वो स्वरूप या छाया बना लेते हैं। लेकिन इनका प्रभाव, इनके प्रभाव में थोड़ा इनको नीच और उच्च में जब इनकी गिनती आती है तो विद्वानों में थोड़ा मतभेद है। कुछ लोग वृषभ राशि में इनको उच्च को मानते हैं, राहु को। अच्छा, जो जो जिस ग्रह राशि में उच्च का होता है उसके 7वें राशि में नीच हो जाएगा। तो और वृश्चिक में नीच के मान लेते हैं। कुछ लोग इनको मिथुन में उच्च के मानते हैं और धनु में नीच के मान लेते हैं। ये जहाँ, अच्छा, राहु जहाँ होते हैं उसके ठीक सामने केतु होते हैं। तो जहाँ ये नीच के होते हैं वहीं केतु उच्च के हो जाते हैं, जहाँ ये उच्च के होते हैं वहीं केतु नीच के हो जाते हैं। तो राहु केतु ये आकस्मिकता के कारक हैं। इनका जो है परिणाम थोड़ा आकस्मिक रहता है, कोई जल्दी समझ नहीं पाता। जब लोग सब चीज बिगड़ा रहता तो एकाएक बना देते हैं, सब चीज बन रहा तो एकाएक बिगाड़ देना, एकाएक एक्सीडेंट करा देना। इनका जो है ये बहुत दूर है, ये बहुत दूर है।
और वहां अंधेरा है सूर्य की, क्योंकि ये सूर्य चंद्र को ग्रहण लगा लेते हैं, जब रोशनी नहीं पहुंचती तो वहां अंधेरे में कुछ भी हो सकता है, बढ़िया भी हो सकता है, बुरा भी हो सकता है। मान लो आप घर पे हो, कुछ कोई चीज ढूंढ रहे हो तो आप जल्दी से पा भी सकते हो कि किसी ने छिपा, और वहां से कई बार उस चीज को ढूंढने के चक्कर में 4 चीज और गिरा सकते हो, क्योंकि अंधेरा होता है। इनका धूम्र वर्ण बोला गया है, अंधेरा। तो राहु केतु का ये असर है। अभी पिछले उसमें हमने राहु केतु पे विस्तृत चर्चा किया है, अब लग्नों में भी हम इनका विस्तृत चर्चा करेंगे, एक एक ग्रह को पढ़ेंगे, विस्तृत चर्चा करेंगे। ठीक है गोलू जी? जी गुरु जी, एक और प्रश्न है गुरु जी। प्रश्न बोल दीजिए। राहु केतु की दृष्टि भी होती है, इसमें भी बताइए, इस पर भी प्रकाश डालिए। देखो दृष्टि, बड़ी अच्छा प्रश्न है। राहु केतु की दृष्टि, राहु केतु जो स्वर्भ, इस पे हमने 2-3 बार बोल चुका हूँ, सबको पता है कि स्वर्भानु नामक दैत्य था। अमृत पीने के लिए चालाकी बस देवताओं के बीच में बैठा, भगवान विष्णु ने 2 भागों में बांटा, लेकिन जब 2 भागों में उसको बांटा, काटा चक्र से, तब तक वो अमृत पान कर लिया था 2 भागों में। तो धड़ तो है केतु और ऊपर वाला हिस्सा राहु, ऊपर वाला हिस्सा राहु और शरीर केतु। अब हुआ क्या कि केतु राहु के हिसाब से चलता है, केतु राहु के हिसाब से चलता, राहु की दृष्टि से चलता है। और राहु की चूंकि ये चालाक है, तो इसकी दृष्टि जो है गुरुवत दृष्टि है। जहां बैठते हैं वहां से 5वें घर पे इनका असर होता है, जहां भी जिस भाव में होते हैं उससे 5वें घर पे, 7वें घर पे, क्योंकि 7वां घर सामने होता है, सभी ग्रहों का होता है, और 9वें घर पे। तो राहु केतु का असर जो है, ये जहां भी बैठते हैं, जहां भी बैठते हैं वहीं से गिनना शुरू करो, 5वां, 7वां और 9वां, उस पे इनका प्रभाव होता है। ठीक है गोलू जी? गुरु जी धन्यवाद। हाँ, ये गुरु के हिसाब से। चलो हम दृष्टियां भी कल बताएंगे। संतोष जी चाहते हैं थोड़ा सभा का विराम कर दिए, 9 बज गए। ठीक है? जी जी गुरुदेव। हाँ जी, शांति पाठ कराएं। हर हर महादेव। हर हर महादेव। शिवरात्रि। प्रणाम गुरु जी। हरि ओम देव शांतिरंतरिक्षगुं शांति पृथिवी शांतिरापः शांतिरोषधय शांति वनस्पतयः शांतिर्ब्रह्म शांति सर्वगुं शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि। सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमो नमः। सभी को शुभरात्रि। हर हर महादेव। सर्व विप्रजनेभ्यो नमो नमः। हर हर महादेव। शुभरात्रि। सभी प्रजनों को हर हर महादेव। शुभरात्रि।